नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। हमारा ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज ये हमारा 15वां लेक्चर है। ऐसे आने वाले 2-2.5 महीने तक हम लोग पढ़ने वाले, जब तक इसके 12 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते। आज अभी ये हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है। सेकेंड चैप्टर के अभी हम लोग मतलब फर्स्ट चैप्टर हमारे 9 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, और सेकेंड चैप्टर आज और कल लास्ट लेक्चर रहेगा सेकेंड चैप्टर का, मतलब लेक्चर नंबर 16। तो 16 लेक्चर तक चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, और फिर परसों से हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इस लेक्चर को रिलेट करना चाहते हो तो प्लीज़ पहले के 14 लेक्चर देखिए, तो आपको सारी सीरीज सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको एक बेटर डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ना है तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल पता होना म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने लिया था म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन, जिसमें आपको बताया गया था कि म्यूचुअल फंड की 5 कैटेगरी है: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम। तो कल हम इसको ओवर कर चुके हैं। इसके बाद अभी हम लोग इसके आगे के आगे जो भी है चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। तो आगे क्या है, तो यहाँ है देयर कैन बी ओनली वन स्कीम पर कैटेगरी। हर कैटेगरी के लिए एक स्कीम है, कुछ ये चीज़ें छोड़ के, जैसे इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ रिफ्लेक्टिंग ऑन ट्रैकिंग डिफरेंट इंडाइसेस, फंड ऑफ फंड हैविंग डिफरेंट अंडरलाइंग स्कीम्स, एंड सेक्टरल फंड एंड थीमेटिक फंड इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट सेक्टर और थीम्स। मतलब ये अलग अलग सेक्टर में है तो अलग अलग मिलेंगे आपको इसमें स्कीम्स। फंड ऑफ फंड ये अलग अलग कंट्रीज में लगते हैं पैसे, तो उसमें आपको स्कीम मिलेगी अलग। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द अबाउ लेट अस ऑल्सो टेक अ लुक एट सर्टन अदर कैटेगरी। कुछ अदर कैटेगरीज भी है। जैसा हम बात करें कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, अब हम पढ़ लेंगे, वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान क्या है यार? काइंड ऑफ क्लोज एंडेड डेट फंड। अभी मैंने आपको क्लोज एंडेड डेट फंड के बारे में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड यानी जब आप एनएफओ न्यू फंड ऑफर, न्यू जब म्यूचुअल फंड आता है तो उसको एनएफओ कहा जाता है। जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं तो आईपीओ कहते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड जब इशू होता है तो उसको एनएफओ बोलते हैं। एनएफओ जब होता है तब स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन ओपन रहता है। उसके बाद अगर वो ओपन एंडेड है तो आप इस स्कीम में कभी भी निवेश कर सकते हो, यानी एनएफओ के बाद भी, और कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं है। क्लोज एंडेड में एनएफओ के वक्त आप अंदर आ गए तो आ गए, आप बाहर नहीं जा सकते जब तक इसका मैच्योरिटी नहीं हो जाता, राइट। हाँ, लेकिन बाहर आने के लिए हर क्लोज एंडेड फंड को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होके रहना पड़ता है। तो आई थिंक क्लोज एंडेड आपका एक बार रिवाइज हो गया यहाँ पर। सो आर अ काइंड ऑफ क्लोज एंडेड डेट फंड वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज क्लोजली अलाइन टू द मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम। तो ये जो फिक्स मैच्योरिटी प्लान है, इसमें आप क्लोज एंडेड फंड रहेगा, आपका जो दिन तय है, जो ईयर तय है, उतने दिन तक आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। एएमसी टेंड टू स्ट्रक्चर द स्कीम अराउंड प्री आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें एएमसी आपको पहले से ही बता देंगे कि आपको कितने पैसे लगाने हैं। ओके, फर्दर बीइंग क्लोज एंडेड स्कीम दे डू नॉट एक्सेप्ट मनी पोस्ट एनएफओ। एनएफओ के बाद पैसा लेते नहीं है। Therefore, the fund manager has a little ongoing role in deciding on the investment option. Okay, such a portfolio construction gives more clarity to investors on the likely returns if they stay invested. तो ऐसे पोर्टफोलियो, ऐसे जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं, इसमें आपको क्लैरिटी एकदम मतलब अच्छे से मिल जाती है कि पैसा बढ़ रहा है। अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, इसका वो प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाता है। ऑल्दो देयर कैन बी नो गारंटी ऑन अश्योरेंस ऑफ सच रिटर्न। ऊपर से इसमें भी कोई अगर स्कीम है 5 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, इसका मार्केट में कोई गारंटी ही नहीं है, इसलिए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दिस हेल्प्स देम कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑन द स्कीम। बस ये आपको रिस्क एंड रिटर्न कंपेयर हो सकता है। सो दिस इज द फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। एंड नंबर 2, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। सो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपये लगाए, ये भी क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड का मतलब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हाइब्रिड मतलब इक्विटी में भी पैसा लग रहा है, डेट में भी पैसा लग रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। सो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड ये क्लोज एंडेड फंड है। इसमें क्या करते हैं कि जो 90%, यानी अगर आपने 100 रुपये लगाया है तो 90 रुपया आपका, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो डेट फंड में डालते हैं, और इतने दिनों के लिए डालते हैं कि आपके 90 रुपये 100 रुपये हो जाए, क्योंकि डेट में सिक्योर्ड होते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ होती है, समय लगेगा, लेकिन 90 के 100 हो गए। आपने 100 लगाए हैं तो 100 के 90
₹90 निकाल के डेट फंड में लगा देते इतने दिनों के लिए, ताकि वो 100 हो जाए, और जो बचे हुए ₹10 है उसको मतलब डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, जो स्टॉक मार्केट जानते हैं उन्हें पता है कि डेरिवेटिव्स जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ, थोड़ा रिस्कियर प्रोडक्ट होता है, तो जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ रिटर्न ज़्यादा। सो इस तरीके से इस कैपिटल प्रोटेक्शन फंड को बनाया है। देन उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या होता है यार? इन्वेस्टेड व्हीकल दैट कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है ये स्पॉन्सर्ड होता है कमर्शियल बैंक एंड एनबीएफसी से, ठीक है। इन विच डोमेस्टिक ऑफशोर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर स्पेशली इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड कैन इन्वेस्ट थ्रू यूनिट। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, पेंशन फंड वाले, वो यहाँ यूनिट्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते, और बॉन्ड्स इशूड बाय आईडीएफ, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड यहाँ पे बॉन्ड्स के द्वारा इशू कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कैन बी सेटअप आइदर एज ए ट्रस्ट ऑफ अ कंपनी। तो आईडीएफ ये आप एज ए ट्रस्ट और अ कंपनी इसको सेटअप कर सकते हैं। A trust-based IDF would normally be a mutual fund regulated by SEBI. Again, this is also regulated by SEBI. Okay, NBFC जो है वो RBI के अंडर रेगुलेट होंगी। According to SEBI, according to mutual fund regulation, IDF means a close-ended mutual fund scheme that invests primarily in the debt security or securitized debt instruments on infrastructure company. तो सेबी जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आईडीएफ ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम होगा जो प्राइमरीली डेट सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में पैसे लगाएगा। सो दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। देन उसके बाद आता है रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड। तो इससे आप नाम से समझ में आ गया होगा आपको। स्कीम इन्वेस्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रियल इस्टेट असेट्स और अदर परमिसिबल असेट्स इन अकॉर्डेंस विद द सेबी Regulation 1996. SEBI regulation requires that at least 35% of the portfolio should be held in physical assets. Not less than 75% of the net assets of the scheme shall be in real estate assets. तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड यानी रियल इस्टेट में पैसा जाएगा, ठीक है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि रिक्वायर्स दैट एटलीस्ट 35% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी हेल्ड इन फिजिकल असेट्स। तो इसका 35% मतलब फिजिकल रियल इस्टेट लेना है, और 75 से कम, ठीक है, कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 मान के चलो आप। नॉट ऑफ द नेट असेट ऑफ द स्कीम के नेट असेट्स, मतलब स्कीम का नेट असेट 100 करोड़ होगा तो 35 से 75 करोड़ का आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। स्कीम का अगर 1000 करोड़ होगा तो 350 से 750 करोड़ मान के चलो। इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज इंगेज इन डीलिंग इन रियल इस्टेट। तो इसमें जो इक्विटी शेयर्स है, डिवेंचर्स है, वो सब रियल इस्टेट में डीलिंग करेंगे। ओके, अंडरटेकिंग रियल इस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इन जगहों पे ये लोग पैसे लगाएंगे, सिंपल। और भी अदर रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अलाउ किए सेबी ने, और जैसे ये REITs, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, देन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हाउएवर दिस टू आर नॉट म्यूचुअल फंड स्कीम, जबकि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं है। तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बॉक्स वाले भी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो ये ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड है सेबी के अंदर। ये कमर्शियल रियल इस्टेट में पैसे लगाते हैं, ठीक है। द REIT विल रेज फंड्स थ्रू एन इनिशियल, ये लोग इनिशियल ऑफर के द्वारा, मतलब IPO के द्वारा फंड रेज करते हैं। कम से कम 500 करोड़ रुपए, उससे कम में ये लोग रेज नहीं करते हैं, कम से कम 500 करोड़। एंड मिनिमम ऑफर साइज विल नॉट बी लेस देन 250 करोड़, ठीक है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज एन इनिशियल ऑफर 50,000। तो ये आप पढ़ लीजिए, बट मोटा मोटा समझ लो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। देन न्यू टाइप्स ऑफ फंड है, एक है स्मार्ट बेटा फंड और दूसरा है क्वांट फंड। तो स्मार्ट बेटा फंड क्या है कि स्मार्ट बेटा फंड ये इंडेक्स की पढ़ाई करता है। ओके, एक इंडेक्स फंड होता है जिसमें इंडेक्स में पैसे लग जाते हैं सीधा। स्मार्ट बेटा फंड में क्या है कि ये इंडेक्स की पढ़ाई करता है, उसको एग्जामिन करता है, मतलब देखता है, चेक करता है
और उनमें से जो अच्छा जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं. स्मार्ट बेटा फंड आर एन एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स और exchange traded fund as they change the basics of the exposure in the portfolio of the index using alternative strategy. For example, a fund that tracks an index will have the same exposure. मतलब जो इंडेक्स को देख रहा है वो इंडेक्स के जैसा ही एक्सपोजर है एज द इंडेक्स एज दिस वुड मीन वेटेज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब इंडेक्स कैसा है, इंडेक्स फंड में जो पैसे लग गए तो वहाँ पर जिस कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसका जो वेटेज होगा इंडेक्स में उसके हिसाब से निवेश करते हैं. लेकिन ये ऐसा नहीं है, देखते हैं कि जहाँ इम्प्रूव ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे ये पैसे लगाते हैं. देन क्वांट फंड, तो ये एक मशीन बनाई है इलेक्ट्रॉनिकली, उसके अंदर को डेटा फिट किया है, पास्ट डेटा, उसके आधार पे वो एक कोई भी कंपनी को पिक कर लेता है और बस ये पैसे उसमें निवेश कर दिया जाता है. इस तरीके से क्वांट फंड है. देन इंटरनेशनल REITs, मतलब इसमें बाहर की कंट्रीज़ में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बस यही है इंटरनेशनल REITs. ना ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, देन ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा. सॉरी, मैंने कहा था कि कल के लेक्चर में ये चैप्टर क्लोज होगा, लेकिन आज ही ये चैप्टर क्लोज होने वाला है. So mutual fund have started acquiring their fair share in the portfolio of the investors as well as in the mind of the people. India witnessed a surge in the mutual fund assets under management from the 6.99 lakh crore in May 2012 and 37.37 lakh crore in 2022. यानी देखिए 7 लाख और कहा 37 लाख, यानी 30 लाख करोड़ से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी है पिछले 10 सालों में, जिसको परसेंटेज में 18.25% से बढ़ी है बोल सकते हैं. Even the number of folios has also been raised. नंबर ऑफ फोलियोज भी बढ़े, ओबियसली उन्हीं के द्वारा पैसा आता है मार्केट में. फ्रॉम अ लिटिल ओवर 480 करोड़ फोलियोज इन मार्च 2010 एंड द नंबर हैज़ क्रॉस 8.97 करोड़, ऑलमोस्ट डबल, 33 करोड़ इन May 2022. The share of mutual fund in the overall financial investment in India has risen from 10% of March 2016 से 12% in 2017, 14% in 2018. Compared to this, there has been a drop in the share of bank deposit from 71% to 69% and then to 65% during the same period. यानी जैसे जैसे लोगों को अभी म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल रहा है, लोग म्यूचुअल फंड के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बैंक में कम, तो बैंक का जो डिपॉजिट्स है वो घटते जा रहा है और स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश बढ़ते जा रहा है. द ग्रोथ ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज़ बीन स्टुपेंडियस इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड. अभी इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड के मुकाबले में बहुत तेज़ी से और बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है. द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शेयर हैज़ गॉन अप टू 30.33% इन 2000 and 0.16 2018. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो इंडिया के लोगों ने दिखाया है और विश्वास है जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे दिखाया है. एक्चुअली हम लोगों ने हमारे ही स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि इंडिया अभी बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, इसलिए फॉरेन से FII के माध्यम से इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा लगता है. तो जब बाहर के लोगों को पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रांग है और उनका पैसा बनने वाला है, तो हम क्यों नहीं हमारे स्टॉक मार्केट पे विश्वास करके पैसा लगाते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम क्यों ना फेयर तरीके से अपने इन्वेस्टर्स का पैसा अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ा के हमारे देश को रीच करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस इंडस्ट्री में, इसीलिए इतना 350 पेज का PDF है जो हमें पढ़ के एग्ज़ाम दे के पास करनी है, ताकि हमें एक से एक छोटी से छोटी बातें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मालूम हो. तो गाइस चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लीजिए आप. इसको अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, ओके. लेकिन आप पहले इसको देखकर इसके सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें. पहला है इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ द स्कीम इज लिक्विडेट. ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव अ स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड. कस्टमाइज, कन्वीनियंस, इकोनॉमिक ऑफ स्केल. द ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑफ म्यूचुअल फंड आर वेरी लो. सही है या गलत. विच अमंग्स द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड हैव फिक्स मैच्योरिटी डेट. तो इसमें से फिक्स मैच्योरिटी डेट किसका रहता है. ओपन, एक्सचेंज, क्लोज, इंटरवल. आपने अगर रेगुलर पूरे लेक्चर सुने हैं तो ऑब्वियसली आप इस सभी के आंसर दोगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दो. अगर आपसे नहीं बने तो अगले लेक्चर में मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा. सो आज के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले लेक्चर में कल.
विथ चैप्टर नंबर 3। और अब कल का चैप्टर जो है उसमें आपको काफ़ी यहाँ से एक्चुअली आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड की दुनिया क्या है, यहाँ कौन क्या काम करता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, फंड मैनेजर क्या होते हैं, स्पॉन्सर कौन होते हैं, ट्रस्टी कौन होते हैं, कस्टोडियन कौन होते हैं, ये सब आपको अब यहाँ से सीखने मिलेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।